नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है JKIT मंत्रा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। DRDO टेक्नीशियन ए के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बारी है DRDO एडमिन एंड अलाइन, या फिर आप कह सकते हैं A&A वालों। तो यदि आपने भी अप्लाई किया है एडमिन एंड अलाइन पोस्ट के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक करना शुरू कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना शुरू कर दीजिए। अब स्पेशल आपके लिए क्लासेज लगा रहे हैं। नॉन टेक का जो भी सिलेबस रहेगा रेगुलर क्लासेज आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करें। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के एंड मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम बेस्ड हैं। DRDO टेक्नीशियन ए के लिए मैंने जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग के क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं और आप पेपर मिला लीजिए। उनमें से पूरा पैटर्न यही रहा है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो मेरे बताए हुए क्वेश्चन में से आए हैं। तो आप भी पुरानी वीडियोज़ को भी देखिए और इस सीरीज़ के साथ जुड़ जाइए। अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करें। आज हम रीजनिंग के परीक्षा पैटर्न पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आपको कमेंट करके उनका आंसर बताना है। साथ ही मैथ्स के भी एग्जाम में या प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन असिस्टेंट लाइनमैन यानी कि ALP टेक्नीशियन के पेपर में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेलवे ALP एंड टेक्नीशियन CBT 2 के एग्जाम में आया था। 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात कौन सा है? तो ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि निम्न में से जो 4 आपके सामने ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम 4:5 में काट सकते हैं। तो देखिए 4:5 ये कोई संख्या नहीं दे रखी, ये तो सेम आंकड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी उल्टा लिखा है। अब देखिए आप 64 और 125 को काट के देखिए क्या 4:5 बनता है? तो आप कहेंगे नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर ए को देखिए 16:25 दे रखा है, यदि हम इसे काटते हैं तो ये 4 और ये 5 बनता है। 4:5 ऐसे लिखा हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। अब देखिए 64 और 1 को काटते हैं, मान लेते हैं इसे मैं 8 से काटता हूँ 8 बार, और इसे हम 5 से काटते हैं 25 बार, यानी कि 8:25 बनता है, ना कि 4:5। तो हमें 4:5 बनाना है। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने राइट माना है और यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जब दिया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की रेखा या बल की दिशा और विस्थापन की दिशा का कोण कितना होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, ये ऐसा कहना चाह रहा है, ये आपकी लाइन एकदम सीधी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और आपने कोई काम किया। पहले तो मैं आपको विस्थापन बताना चाहूंगा। विस्थापन होता क्या है? मान लीजिए ये क्षितिज रेखा है और यहाँ से आपने चलना शुरू किया है। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, आप पहले यहाँ तक गए, आपने 5 किलोमीटर की दूरी तय की ऐसे, यहाँ आप पहुंचे। उसके बाद आप इधर मुड़ गए ऊपर की तरफ और इधर चलने लगे, यहाँ आप 4 किलोमीटर चले। तो ये आपने कुल दूरी तय की है 9 किलोमीटर। ये वाली आपने दूरी तय की है। कितनी दूरी आपने तय की है? तो आप कहेंगे 5 ये और 4 ये। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है जहां से आपने शुरू किया है और जहां आपने काम खत्म किया है, उन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी नहीं। अधिकतम तो आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक भी काउंट कर सकते हैं। हो सकता है आप दूर से होकर यहाँ तक काउंट करें, ऐसा नहीं करना है। न्यूनतम दूरी यानी कि इन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा, वो होती है विस्थापन। विस्थापन इन्होंने कहा है कि जब हम काम को अधिक करेंगे तो विस्थापन का कोण कितना होगा। तो मैं इसे इरेज करके आपको समझाना चाहूंगा, या आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है आपने काम ज्यादा किया है। तो पहले मान लेते हैं ये रेखा थी, आप इस रेखा पे यहां तक चले, तो विस्थापन कितना है? विस्थापन क्या है? इतना है। फिर मान लेते हैं आप यहां मुड़ गई, तो विस्थापन ये वाली रेखा बनेगी। अब ये कह रहा है आपने अधिक काम किया, तो मान लेते हैं आप ज्यादा चले हैं। ज्यादा कैसे चले हैं? आपने इस बिंदु से चलना शुरू किया है, इस बिंदु से चलना शुरू किया, यहां तक पहुंचे, फिर यहां पहुंचे और फिर वापस आप इसी बिंदु तक आ गए। तो आपने काम तो ज्यादा किया है ना, एक दूरी चली, 2 चली, 3 चली, लेकिन विस्थापन आपका क्या है? तो आप कहेंगे विस्थापन तो 0 है, क्योंकि विस्थापन होता है शुरू की गई बिंदु से लेकर खत्म किए गए बिंदु तक दूरी। आपने यहीं से शुरू किया है और यहीं खत्म हो गई, तो आपकी क्या होगी? 0 एंगल का होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। लेकिन यदि आप काम कम करते हैं तो विस्थापन ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप अपना काम ज्यादा करते हैं विस्थापन कम होता जाता है। एक और उदाहरण दूंगा।
ताकि आप अच्छे से ALP की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मेरा पूरा लेक्चर जो मैं बीच में दे रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिन वाले स्किप कर सकते हैं यदि उनको समझ आ गया है तो, क्योंकि उनके हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते। अब मान लेते हैं कि यहाँ से आपने चलना शुरू किया, इस बिंदु से यहाँ तक चली, ये आपकी 4 किलोमीटर की दूरी चली और यहीं आपने खत्म कर दी तो विस्थापन आपका 4 किलोमीटर है। लेकिन आप यहाँ और चले 5 किलोमीटर तो आपने दूरी चली है 9 किलोमीटर, लेकिन विस्थापन ये वाला होगा, ये वाला। मान लेते हैं ये 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो 3 और 5 का विस्थापन कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 25 और 9 यानी कि 16 यानी कि 4 किलोमीटर आ जाएगा। आपने दूरी की है 8 किलोमीटर चले हैं, लेकिन विस्थापन 4 किलोमीटर हुआ है। आप समझ सकते हैं जितना ज़्यादा काम करेंगे विस्थापन कम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर दीजिए, और हमारी नॉन टी की एक PDF है जिसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। लिंक दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही जनरल इंग्लिश का नाम मात्र के कोर्स में आपको शुल्क में आपको एक कोर्स मिलने वाला है, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और उस कोर्स को ज्वाइन कर दीजिए। पूरे 12 महीने इसकी वैलिडिटी रहेगी। IIT आधारित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरा आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक सांकेतिक भाषा में कह देता है कि प्लस को आपको गुणा मानना है। जहां जहां इस लाइन में यहाँ इस क्वेश्चन में प्लस लिखा हुआ है ना, उस जगह आपको गुणा मानना है। प्लस की जगह क्या मानना है, गुणा मानना है। और माइनस की जगह आपको मानना है प्लस, माइनस की जगह आपको प्लस मानना है। गुणा की जगह आपको भाग मानना है, गुणा की जगह क्या मानना है, भाग मानना है। और वहीं भाग की जगह क्या मानना है, भाग की जगह ये कह रहा है घटाव का चिन्ह मानना है। ऐसा करके इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। तो अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। तो देखिए क्या हुए, क्वेश्चन क्या है, मैं अलग पेन से लिखूंगा ताकि आप भी समझ पाएं। क्वेश्चन कह रहा है 8 - 4 × 2 भाग है या फिर जोड़ है, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मान लेते हैं जोड़ है और 6। तो बताइए क्या आएगा। तो हम कह देते हैं बोर्ड मास का नियम कहता है पहले हमें भाग करना है, और इसमें भाग का चिन्ह कौन सा होगा। इसने कहा है आपको भाग यानी कि गुणा वाला निशान है उसे भाग मानना है, तो इसका मतलब यहाँ भाग का चिन्ह है। तो 4 भाग करेंगे 2 से, तो क्या बना, आप कहेंगे 2 बन गया। यहाँ अब आपकी संख्या क्या हो गई, हमारी संख्या हो गई 8 - 2 + 6। अब नीचे वाली को भूल जाने, अब आपकी नई संख्या ये है। अब देखिए दूसरे में आता है बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको ओब्लिक के बाद डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई क्या है, प्लस का निशान यानी कि गुणा का निशान है, तो प्लस यहाँ लगा हुआ है, यहाँ गुणा होगी। 6 × 2 हो जाएगा आपके 12, और 12 में से आपको 8 घटाना नहीं है। माइनस का मतलब है प्लस, यानी कि 8 जोड़ना है, 12 और 8 जोड़ेंगे 20। अब चलिए मैं आपको एक बार फिर से समझाऊं, टाइम तो हो गया लेकिन मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन अच्छे से करना चाहूंगा। क्वेश्चन आपका है 8 - 4, उसके बाद आपकी, मैं देखना चाहूंगा क्वेश्चन गलत ना हो जाए, × 2, उसके बाद देखिए क्या दे रहा है, +6। तो +6 इसको आपको सोल्व करना है। इसने कह दिया है कि गुणा की जगह आपको मानना है भाग, प्लस की जगह आपको मानना है गुणा, और ये आपको चेंज करके करना है। आप कर लीजिए, हो जाएगा आंसर, बस निशान चेंज करने हैं, जैसा इसने कहा है वैसा कर दीजिए। नया क्वेश्चन है कि x के पास 60 सिक्के हैं, जिनमें से 1/2 सिक्के हैं भारतीय हैं, 1/6 अमेरिकन है। तो बताइए अन्य सिक्के कितने हैं। तो मैं आपको बता दूं टोटल सिक्के हैं उसके पास 60 सिक्के हैं। इस 60 का 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, यानी कि 30 सिक्के इसके पास भारतीय हैं। अब इसके पास 1/6 सिक्के हैं, वो है अमेरिकन। तो मैं चलिए, इसने क्या पूछा है आपसे, अन्य सिक्के पूछे हैं। तो एक अलग शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जैसा कि मैं करता आया हूं आप भी उसी तरीके से कीजिए। आपको क्या करना है, अन्य सिक्के ज्ञात करने हैं। तो पहले 1/2 और 1/6 को जोड़ लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम तरीके से हम जोड़ लेते हैं, तो आपकी कितना आएगा, 3/2 आएगा शायद, कर दीजिए। अभी मेरी कैलकुलेशन की हुई नहीं है, आप करके देख लीजिए। 3/2 आना चाहिए, 6 आपकी 3 प्लस, तो एक बार मैं मान लेता हूँ 2/3 आएगा। आप करके, आपके पास कॉपी होगी, करके देख लीजिए। मेरी स्क्रीन में नहीं होता इतना कैलकुलेशन, समझ रहे होंगे, तो आपको छोटा छोटा मेरा सपोर्ट भी करना है। तो कर लीजिए कैलकुलेशन, जैसे ही कैलकुलेशन हो जाएगी तो ये आगे आपके पास सिक्के। अब आपको क्या करना है, 60 का 2/3 निकालना है। 60 का 2/3 निकालेंगे तो 3 से कट जाएगा 20,
और ये 20 की गुणा हो जाएगी 40, यानी कि इसके पास भारतीय और अमेरिकन सिक्कों को जोड़े तो 40 सिक्के हैं। टोटल इसके पास 60 है, भारतीय और अमेरिकन को मिलाए तो इसके पास 40 सिक्के, यानी कि अन्य सिक्के इसके पास 20 होंगे। आई होप आप सभी कर लेंगे। क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, आपका हर लाइक हमें मोटिवेट करता है। अब देखिए नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं लिखना चाहूंगा। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख आपको भोजन नहीं लिखा हुआ है, सॉरी, मैं आपको एक जो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है वही बताना चाहूंगा। इसने कह रहा है निम्न में से कौन सा वेन आरेख खाना खाना सेव खाना सेव व फल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, खाने की चीजें होती है जैसे सब्जियां, फल, फ्रूट, उनका आपको वेन आरेख का क्वेश्चन करते समय आपको देखना है, जो तो आपको 3-4 शब्द दे रखे वो आपस में उनका रिलेशन कैसा है। तो हम कहेंगे सब ये तीनों चीजें आपके खाने की है। खाने की चीजों में आपके फल आता है, सब्जियां आती है और भी चीजें आती हैं। उन चीजों में, खाने की चीजों में आपके आते हैं फल। और सेव क्या है? सेव एक फल है। तो ये वाला डायग्राम बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पहले जो 3-4 वर्ड दे रखे उनका रिलेशन देखना है, वो आपस में कैसे उनका संबंध है। तो हम कहेंगे सारी ये चीजें हैं वो खाने की चीजें हैं। सेव को खा सकता हूं मैं, फल को, किसी भी फल को खा सकता हूं। तो मैंने एक सर्किल बनाया, वो पहले वाला जो बड़ा वाला सर्किल है वो खाने का सर्किल है। किसका है? आप कहेंगे खाने का। उसके बाद जो है वो फल का है, फल खाने के अंतर्गत आता है। और सेव है वो फल के अंतर्गत आता है। सेव वैसे तो फल में सब आते हैं, आम, केला, चीकू, सेव, लेकिन सेव वो अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने ये वाला डायग्राम बनाया है। ये भी एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है। ये वाला क्वेश्चन एएलपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीपीसीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एएलपी टेक्नीशियन के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उस प्रोग्रामिंग कोड के भाग को क्या कहते हैं जिसे क्षति पहुंचाने के लिए किसी प्रोग्राम में डाला जाता है? अब मान लीजिए आपके पास कंप्यूटर है, आपके पास एक मोबाइल है, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है उसमें हमने एक वायरस इंस्टॉल कर दिया ताकि आपकी डेटा को वो चुरा सके या आपके डेटा को क्षति पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके। तो जब प्रोग्रामिंग कोड के भाग को उसे कहते हैं वायरस। वो एक वायरस होता है जो आपके डाटा को लीक कर देता है। और जो हैकर होते हैं वो आपके डाटा को हैक करने के लिए जो ये वायरस इंस्टॉल करते हैं, या फिर आपको ईमेल मैसेज करके यदि आपको कुछ रुपए का लालच देकर यदि आपके सॉफ्टवेयर को हैक करते हैं, तो इस प्रक्रिया को फिशिंग कहा जाता है। फिशिंग यानी कि दाने डालना। जैसे मछलियों को पकड़ने के लिए एक क्या करता है मछुआरा, जैसे दाने डालता है या फिर लालच देता है, उसी प्रकार से एक हैकर आपके सॉफ्टवेयर को हैक करने के लिए आपको लालच देगा। तो ये वायरस होता है। आई होप ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, साथ में फिशिंग भी आपको बता दिया है क्या होती है, क्योंकि यूपीपीसीएल में एग्जाम में आ सकता है। नया क्वेश्चन पूछ रहा है कि बाकी से अलग आकृति चुनिए, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे अलग कौन है। तो मैं ये क्वेश्चन जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा। पहले वाले में देखिए आप क्या देखेंगे, 2 इसमें है ना 4 बने हुए सर्किल, 2 बने हुए त्रिभुज, 2 बने हुए डी, है ना, इतना आपको नोट कर लेना है। फिर ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाइए, इसमें भी क्या है, 2 बने हुए त्रिभुज, 4 बने हुए सर्किल और 2 बने हुए डी। आगे भी जाइए, इसमें भी 4 सर्किल, 2 डी और 2 त्रिभुज बने हुए। लेकिन आप जब भी ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं तो इसमें 3 सर्किल है, 3 डी है और 3 ही त्रिभुज है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ही बाकी आकृतियों से अलग है। आई होप यहाँ तक भी आपने सीख लिया होगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए यार, बहुत कम रिस्पॉन्स देते हो आप। मेहनत तो हम करते हैं, रिस्पॉन्स तो दे दिया करो। ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज, यानी कि ये जो आपको आकृति दे रखी है इसे बनाने के लिए कितनी रेखाओं की या कितनी लाइन की आवश्यकता होगी। तो मैं तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं किया है, आपके सामने करके बताऊंगा ताकि आकृतियां काउंट हो जाए, है ना। इतनी मेहनत मैंने पीछे नहीं की है। एक आकृति, 2 रेखा, 3 रेखा, 4 रेखा, 4 रेखा हो गई। उसके बाद देखते हैं 5 रेखा, 6 रेखा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लाइन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। इस लाइन यानी कि इस इमेज को बनाने के लिए हमें 12 रेखाओं की आवश्यकता होने वाली है। डायग्राम में आप काउंट करके कर सकते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष दे रखा है। आपको कहा है कि एक बाप है और एक उसका पुत्र है, दोनों की उम्र को यदि हम जोड़ लेते हैं तो हमारे पास टोटल आता है 60। जैसे मेरी उम्र मान लेते हैं 20 वर्ष है, मेरे पापा की उम्र मान लेते हैं 40 वर्ष है, दोनों की उम्र को जोड़ते हैं तो आता है 60।
अब कह रहा है अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:2 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 5:2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये एक्स उसके पिता की उम्र है, इसमें भी 5 वर्ष जुड़ेगा, बेटी की उम्र में भी 5 वर्ष जुड़ेगा। तो मैं कर देता हूं, एक्स में 5 वर्ष जोड़ दिया और वाई में भी 5 वर्ष जोड़ दिया। अब दोनों की उम्र में कितना होना चाहिए? तो हमें पता है एक्स और वाई को जोड़ते हैं तो पहली समीकरण कह रही है कि 60 आएगा। 5 और 5 होते हैं 10, यानी कि दोनों को जोड़ने पर आएगा 70। समझ गई? 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 5-5 जुड़ जाएगा, यानी कि दोनों की उम्र का अनुपात 5 वर्ष बाद 70 हो जाएगा। तो चलिए हमारे पास बस समीकरण आ गई है, आंसर बन जाएगा। हमारे पास ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद एक्स और वाई यानी कि पिता और पुत्र की उम्र को यदि 5 साल बाद जोड़ेंगे तो 70 आएगा। हमें पता है टोटल 70 है और अब किसकी निकालनी है? पुत्र की निकालनी है। तो हम पुत्र की 5 साल बाद अभी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो 5 वर्ष बाद की है। समझ गए ना? मैं जो एक एक वर्ड कह रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल उसकी उम्र कितनी है? तो आप कहेंगे 17 वर्ष है। और आपको पुत्र की निकालनी है। पुत्र का रेशियो कौन सा है? तो आप कहेंगे 5:2। पहले दे रखा है पिता, दूसरा पुत्र, यानी कि दूसरा वाला रेशियो पुत्र का होगा। तो पुत्र के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट्टे में आपको वो रेशियो रखना होता है जो दोनों का योग होता है। 5 और 2 को जोड़िए, यानी कि इन दोनों को जोड़िए। 5:2 रेशियो कितने हो जाएंगे? 7 रेशियो। अब कट कर दीजिए 10 और बेटे की उम्र आ गई 20 वर्ष, यानी कि आज से 5 साल बाद बेटे की उम्र होगी 20 साल, पिता की उम्र होगी 50 साल। अब आज की पूछी है, यानी कि 5 साल पहले की पूछी है, तो 20 में से 5 कम कर देंगे, यानी कि पुत्र की अभी उम्र है 15 वर्ष और पिता की अभी उम्र कितनी है? तो आप कहेंगे 45 वर्ष, क्योंकि 15 और 45 होते हैं 60 वर्ष। आई होप इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, लाइक भी कर दिया होगा समझने की खुशी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नया क्वेश्चन है रीजनिंग का। कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। तो देखिए क्या कह रहा है, तरल है, तरल संबंधित है आपके तेल से, तो गैस किससे संबंधित होगा? तो आप ऑप्शन में देखिए, ईंधन से गैस संबंधित होगा क्या, ठोस से होगा या स्थिति से होगा या हवा से। आप सभी पहचान जाएंगे कि जैसे तरल यानी कि लिक्विड तेल से संबंधित है तो गैस आपकी हवा से ही संबंधित होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और जैसा कि क्वेश्चन का तरीका है आपको समझ आ रहा होगा, ये क्वेश्चन पुराने पेपर में पूछा गया है, क्योंकि जब आंसर की प्रोवाइड करवाते हैं वो इस प्रकार का इंटरफेस आपको देते हैं जिससे कोई भी पहचान सकता है कि ये पुराना पेपर है। तो मैंने पुराने पेपर से उठाया है, आपको एक्सप्लेन करूंगा। 20 वोल्ट के संभावित अंतर वाले दो बिंदुओं पर 10 कूलाम का चार्ज आने से कितना कार्य जाएगा? अब देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का इतना हार्ड क्वेश्चन कौन पूछ सकता है? तो आप कहेंगे ये पहले तो क्वेश्चन पूछा है एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में, तो इसकी भी वैकेंसी आने वाली है, तैयारी शुरू कर दीजिए। दूसरा इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ सकता है डीआरडीओ ए में। ए में ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ सकता है? क्योंकि उसमें सारा नॉन टेक है, तो नॉन टेक के कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपकी नेवी या फिर एनपीसीआईएल, तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर दीजिए इस क्वेश्चन की। और यदि कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है तो ये उसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सवाल हो तो आपके होता है V बराबर W बटा क्यू, ये फॉर्मूला सबको याद है ना। V बराबर W बटा क्यू का मतलब होता है वोल्ट बराबर कार्य बटा कूलाम, ये फॉर्मूला आप सभी ने याद किया होगा। अब देखिए आपको दे रखा है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट रख दीजिए, कार्य पूछा है W लिख दीजिए और कूलाम आपको 10 कूलाम दे रखा है 10 लिख दीजिए। अब जब आपको W की कैलकुलेशन करनी है तो क्या करेंगे, इस 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको आता है ना किसी की, तो 10 की 20 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए 200 आएगा। और कार्य हमेशा जूल में होता है, वोल्टेज हमेशा वोल्ट में होता है और कूलाम आपकी होता है, ये आवेश होता है जो कूलाम में होता है ना। तो ये देखिए फॉर्मूला याद था, क्वेश्चन कर देते, नॉर्मल क्वेश्चन था। मैं टाइम पूरा दे रहा हूँ आपको, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो याद नहीं होगी। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है इसमें से पूछे जा सकते हैं। कौन से? जब यदि आप इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बात करते हैं तब तो आपको इनकी इकाइयाँ पूछी जा सकती है, लेकिन एएलपी टेक्नीशियन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तैयारी शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, सबसे कम संख्या कौन सी है जो जब 5, 6 और 8, 10 से विभाजित की जाए तो हमेशा शेषफल 2 रहता है? तो ये क्या कह रहा है, इन चारों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 5 से डिवाइड करें तो भी 2 बचेगा, 6 से करें तब भी 2 बचेगा,
8 से करे तब भी 2 शेषफल रहता है और 10 से करे तब भी 2 शेषफल रहता है। यानी कि आपको देखना है ऐसी कौन से चारों में से ऑप्शन है जो डिवाइड करने पर 2 शेषफल छोड़ता है। तो देखिए अब मैं आपको करके ही बता देता हूँ। पहले आपको ऑप्शन नंबर ए लेना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है। तो अब देखिए हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या होता है 2, उसके बाद 5 और आपके बच्चे कितने, तो आप कहेंगे 3, यानी कि 3 रह गई। तो ये संख्या तो होगी नहीं, तो सभी से डिवाइड करने पर 2 शेषफल देंगे, क्योंकि 5 से करते ही 3 शेषफल आ गया। ऑप्शन नंबर ए को काट दो, ये लो काट दिया। दूसरी जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 122। तो 122 को 5 से डिवाइड कीजिए। पहले पहली संख्या से करना होता है, फिर दूसरी तीसरी ऐसे लाइन वाइज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने 5 से डिवाइड किया तो हुआ 2 बार गया, फिर 2 बचे, तो 4 बार गया और फिर शेषफल 2 बचे। यानी कि 5 से डिवाइड करने पर इस पे शेषफल 2 बच रहा है। सही है हमारी बात। चलिए अब इसे 5 से नहीं, अब इसे करते हैं हम 6 से डिवाइड। क्यों 6 से करते हैं, क्योंकि 5 के बाद इन्होंने 6 दे रखा है। ये लो मैं इसे 6 से डिवाइड कर देता हूँ। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 और फिर आपके कितने बच रहे हैं, तो आप कहेंगे 2 बच रहा है। इसकी बात भी सही है। तो चलिए हम 8 से कर देते हैं। 8 से करेंगे तो 8 1 और फिर आप 8 पंजे 40 और फिर आपके 2 ही बच रहा है, यानी कि ये बात भी सही है। चलिए 10 से करते हैं। 10 से करेगा तो भी क्या होगा, 10 एकम 10, फिर आपकी बचा कितना, तो आप कहेंगे 22, 10 दूनी 20, फिर आपके 2 बच गया। सारा काटना आता है ना, आपको भाग देना आता होगा, इतने इंटेलिजेंट तो सब हो। चले मैं स्पीड से ही बताऊंगा। तो ये लो, ये वो संख्या है जो सभी संख्याओं से काटने पर 2 शेषफल रह रही है। तो यही आंसर होगा। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वरना यदि आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो इनको भी चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इस तरह से आप कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, यदि आप आईटीआई आधारित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी2, एनपीसीआईएल और इन नेवी ट्रेड्समैन, तो इनके लिए जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चारों के लिए हमने एक पीडीएफ लॉन्च की है। लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जाइए और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसमें 750 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आप कह सकते हैं 750 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के, और नाम मात्र के शुल्क में है। लिंक दे रखा है, डाउनलोड कर लीजिए। केवल हिंदी लैंग्वेज में है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिया हुआ है। लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, ओनली इन हिंदी लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश। तो ये पीडीएफ डीआरडीओ, यूपीपीसीएल टीजी2 और साथ ही एनपीसीआईएल, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, कह रहा है ए माइनस बी बराबर 5 है। ए माइनस बी कितना है, तो 5 है। ए इंटू बी चॉइस है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर याद कीजिए। ये आपको ध्यान देना है, ए प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। आप इजीली देख सकते हैं, टाइपिंग में मिस्टेक होगी, शायद टाइपर को स्क्वायर लगाना नहीं आता होगा, ये मान सकते हैं हम। फोन में तो वैसे ऑप्शन होता है ए का स्क्वायर लगाने का, बी का स्क्वायर लगाने का, लेकिन टाइपर को इस पे स्क्वायर लगाना नहीं आया होगा, इसलिए उसने लिख दिया है A2। लेकिन A2 नहीं है, ये ए स्क्वायर है। आपको ध्यान देना है कैसे हम करते हैं। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। उस फॉर्मूले को पूरा पढ़िए, ए स्क्वायर माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपने 10वीं तक आपने पूरा रट रखा है इसे। क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर ये फॉर्मूला हम यूज क्यों कर रहे हैं, तो इसका यही कारण है कि हमें ये वाला मान पूछा है। कौन सा वाला मान पूछा है, एक बार मैं पूरा इरेज करके बता देता हूँ डार्क कलर से। ये हमें मान पूछा है, कहाँ पूछा है, ये रहा। इसकी वैल्यू याद कीजिए, कहा है हमें ए इंटू बी की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है ना। ए माइनस बी की वैल्यू भी हमें दे रखी है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। ए माइनस बी दे रखा है हमें 5, 5 लिख दिया। ऊपर स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कर दो, बराबर का निशान लगाओ। ए प्लस बी हमें पूछा है तो हम लिख देंगे ए प्लस बी का स्क्वायर, माइनस का माइनस 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू हमें चॉइस दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 इंटू चॉइस। 2 इंटू चॉइस कितने होते हैं, तो आपको पता है 48, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 48। ये लो 48। अब हमें ये वैल्यू ज्ञात करनी है, तो मैं आगे करूँ क्या, यहीं कर देता हूँ। चलिए आगे लिखता हूँ एक बार फिर से। यहाँ हमारे पास क्या था, 5 का स्क्वायर था,
बराबर था हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस था हमारे पास 48। 5 का स्क्वायर होता है 25 बराबर ये हमें ज्ञात करना है। 48 इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 25 और 48 हमें जोड़ने हैं। 48 और 25 जोड़ दीजिए 3 और ये कितने होंगे आपके पास 7, है ना, हो जाएंगे ना। तो आप कहेंगे इनको जोड़ के हम लिख देंगे 73 और 73 का ऑप्शन भी इन्होंने दे रखा है। ये रहा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए हो गया ना इजीली। तो यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजी क्वेश्चन है, आप सभी कर सकते हैं। आगे देखिए नया क्वेश्चन, उस संख्या का चयन करें जो उसी तरह से तीसरी संख्या से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो आप कर सकते हैं ना, थोड़ा जूम कीजिए इस क्वेश्चन को और पढ़िए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यदि आपने इसका कॉन्सेप्ट देख लिया ना तो आप सभी कर पाएंगे। क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट कह रहा है कि आपको पहली संख्या से जैसे दूसरी बनी है उसी प्रकार से आपको तीसरी से चौथी बनाना है। तो आप कर लेंगे। देखिए पहली संख्या है आपके पास -13/11 अनुपात 11/13। समझ आ रहा है कि क्या किया इसने, 13 ऊपर है तो 13 नीचे लिख दिया, 11 नीचे है तो 11 ऊपर लिख दिया, और माइनस है उस माइनस को लिखा नहीं है ना, माइनस है उस माइनस को लिखा नहीं है, माइनस हटा दिया है। तो हम भी यही करेंगे, माइनस का हम कह सकते हैं प्लस कर दिया है, माइनस का क्या कर दिया है प्लस। तो हमारे पास संख्या है 7/5, 7 क्या है 5, तो हम लिख देंगे 5/7, 5/7 लिख दिया। अब देखिए 7 का इन्होंने माइनस, एक बात बताऊं, माइनस जो होता है वो न तो ऊपर वाली संख्या का होता है न नीचे वाली संख्या का, माइनस आता है यहाँ, दोनों का कॉमन माइनस होता है। तो हम भी यहाँ दोनों का कॉमन माइनस लगा देंगे तो क्या बना, तो आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है ऐसा, वो है -5/7। 5/7 का है लेकिन इसमें माइनस प्लस चेंज नहीं किया और ये कतई होंगी नहीं। एक बार मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कैसे देखिए फिर से, यदि किसी को समझ नहीं आया है तो मैं फिर से समझाऊंगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है आपके पास संख्या है 13 जैसे इस 13 को 11 को इसने लिखा है 11/13, यानी कि जो ये माइनस था इसको हटा के प्लस बना दिया है। तो अब हमारे पास संख्या है 7/5, तो हम 7/5 को तो उल्टा कर देंगे 5/7, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ लगा देंगे माइनस, और ऐसा ऑप्शन ही एक दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, नया क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपसे कह रहा है कि 138.21 प्लस 146.24 प्लस 213.82 माइनस 1523.28 बराबर x माइनस 1267.27। तो x की वैल्यू याद कीजिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अपने तरीके से करता हूं। देखिए इन्होंने दे रखा है 1200, यहाँ ये 1200 किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे ये 1200 वैल्यू है माइनस की, इधर आएगी तो हो जाएगी प्लस की, है ना। तो अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप सभी कर सकते हैं, पहले इन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और फिर इसको और जोड़ लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं आपको करता हूं, ये आपके 1200 है, इधर आएंगे तो हो जाएंगे प्लस के, और ये 1500 है माइनस के, दोनों कटेंगे तो 1523.28, ये इधर माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो अभी हम कर देते हैं 1200, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके कीजिए, आलस मत कीजिए, सिलेक्शन में एक भी कमी नहीं रहनी चाहिए। एक होगा इधर पॉइंट, फिर आपकी 13 में से 6, फिर आपके 11 में से 5 और 2, 256.1 आया है मेरे, 256.1 यहाँ तक का कैलकुलेशन हो गया। अब इन तीनों को और जोड़ना है, तो ये आप कर सकते हैं, है ना, कर लेंगे ना। तो माइनस की वैल्यू है ये 256 और यहाँ आपके 213 और दे रखा है, तो फिर माइनस हो जाएगा, लगभग आपके यहाँ कितना बचेगा, तो आप इस कैलकुलेशन कर लीजिए। मैं आप पे ये क्वेश्चन छोड़ता हूँ क्योंकि लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं चाहता टाइम वेस्ट हो, और नॉर्मल क्वेश्चन है, एएलपी टेक्नीशियन में आ चुका है, तो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आप इसे करके मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताएं, क्या इन्होंने आंसर सही दे रखा है या फिर गलत। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है 9 ओम, एक बार सॉरी लिख रहा हूं मैं, 9 ओम व 1 की वैल्यू इन्होंने दे नहीं रखी है, उसका मान दे रखा है x ओम,
और तीनों को समांतर में जोड़ा हुआ है और तीनों को समांतर में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध का मान 3 ओम है। तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो समांतर का फॉर्मूला याद कर लीजिए। जब भी समांतर में कुल प्रतिरोध पूछे तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस आपकी 1/R3। 2 की वैल्यू आपको दे रखी है, तीसरे की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो हम डायरेक्ट करेंगे, है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ इजीली, किसी भी फॉर्मूले का यूज करने की आवश्यकता नहीं है। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। मान लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी को ही मान के बताऊंगा मैं, क्योंकि टाइम कम है। तो आप चारों ऑप्शन से कर सकते हैं। 1/R1 यानी कि 1/9 प्लस R2 का मान भी 1/9 दे रखा है और R3 का मान हमें इनमें से कोई मानना है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को मानता हूं, क्योंकि मेरे सामने आंसर दे रखा है। तो मान लेते हैं ये लो, तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे 9, कर लेंगे ना 9। उसके बाद देखिए ऊपर आएगा 1 + 1 + 1 यानी कि 3/9। ये है आपकी वैल्यू किसकी है? तो आप कहेंगे ये वैल्यू है 1/R की। जब हमें केवल R की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये उलट जाएगा, यानी कि 3/9 का क्या हो जाएगा 9/3 और ये आपके कट कर आ जाएगा जो इन्होंने दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट है। जो भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं उनको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बाकी फॉर्मूले से कर लीजिए, फॉर्मूला ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला मैं आपको एक बार और लिखा देता हूँ, क्या रहेगा फॉर्मूला। यहाँ से लिखते हैं 1/R की वैल्यू 1/RT यानी कि 1 टोटल R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। आप कर लीजिए इस फॉर्मूले का यूज करके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में बस इतने ही। शेयर जरूर कर दीजिए, पहली बार आए हैं तो लाइक भी करें।